अभी नज़रों के सामने से डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू गुजरा। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का छोटा सा इंटरव्यू है, बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू है। सवाल पूछने वाले जर्नलिस्ट ने सवाल ठीक पूछे हैं। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने जब जवाब दिए हैं तो उन जवाबों को जब आप सुनते हैं तो उसमें कोई आपको अचरज वाली या कोई अजीब सी बात नज़र नहीं आती। अजीब सी बात इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का मिजाज ही ऐसा है और अक्सर इसी मिजाज में, इसी लहजे में वो बात करते हैं। और एक बड़े सियासतदान स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद से मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की सियासत के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, मैंने कहा ऐसा लगता है गैर संजीदा, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहा ना, बिल्कुल नॉन सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। वो जो मजाक मजाक में करते हैं वही उनकी सियासत है और वो बड़े कमाल के सियासतदान हैं। वो जानते हैं कि वो मजाक मजाक में क्या कह रहे हैं। और उस इंटरव्यू को जब आप देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका वजन कितना है और उनको ये मंजे हुए सियासतदान कितनी गंभीरता और कितनी सीरियसनेस के साथ लेते हैं, उसका अंदाजा आपको इन अलग अलग इंटरव्यू से लग ही जाता होगा, पता चल ही जाता होगा। कि मैंने लगभग 4-5 ऐसे इंटरव्यूज अभी तक देखे। एक इंटरव्यू में देखा कि जो सवाल पूछे गए, उन सवालों के पूछने का मकसद क्या था, मेरी समझ से परे था। और एक और इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में ये देखा कि इंटरव्यूअर को ये मालूम ही नहीं है कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का या उमर अब्दुल्ला का या किसी बड़े पॉलिटिशियन का इंटरव्यू ले रहा है। यानी आप जब भी किसी का इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं तो आप थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करके चले जाते हैं। आप थोड़ा सा पुराना जो इन तमाम पॉलिटिशियंस की जो पुरानी हिस्ट्री रही है सारी, वो पढ़ के जाते हैं और फिर आप जब जाकर वहां पर उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं तो तब जाकर महसूस होता है कि आप सब्जेक्ट के बारे में भी जानते हैं, आपको सब्जेक्ट की पूरी जानकारी है और आप सवाल भी ठीक पूछ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का जर्नलिज्म चल रहा है, उस जर्नलिज्म को देखकर दो बातें तो बिल्कुल साफ हो गई। एक तो ये कि संजीदगी के साथ कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी पत्रकार को नहीं लेता। आपका 16 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 18 साल का एक्सपीरियंस है। आज आपकी हालत यह है कि आपका 18 साल का एक्सपीरियंस और एक बच्चे का 2 महीने का एक्सपीरियंस इस वक्त बराबर है, बिल्कुल बराबर है। और उसके बाद हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ खूबसूरतियां भी इस जर्नलिज्म की हैं। बहुत सारे बच्चे इस सोशल मीडिया के कारण जो फील्ड में आए हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। कश्मीर में मैं देखता हूं बहुत सारी बच्चियां बहुत बेहतरीन काम करती हैं और कुछ एक को तो जब मैं फील्ड में देखता हूं और कुछ एक के साथ जब बातचीत भी फील्ड में होती है तो महसूस होता है कि ये तो मुस्तकबिल है, कश्मीर की सहाफत का ये लोग मुस्तकबिल है। लेकिन अक्सर और बेशतर जिन लोगों से मुलाकात होती है, जिनके हाथ में माइक होती है, हैरानगी होती है कि आपको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि पूछना क्या है, आप ये जानते ही नहीं है कि सवाल किससे करना है, किसके मुतल्लिक करना है, क्यों करना है। लेकिन चूंकि माइक आपके पास है, चूंकि एक्सेसिबिलिटी आपके पास है, फेसबुक का पेज आपके पास है, इसलिए जो मर्जी वो करिए। पिछले दिनों स्ट्रेट लाइन पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। डोडा का एक छोटा सा इंसिडेंट था, कोई बड़ा मामला नहीं था। प्रोफेशनली मेरा ये जाती तौर पर ये मानना है कि आप किसी को भी फोन कॉल पर अगर लेते हैं और आप उससे बातचीत करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, किसी से कोई जवाब मांगते हैं, तो आपको जिसको आप टेलीफोन कर रहे हैं उसको पहले ही बताना है कि जनाब मैं आपसे फोन पर बात कर रहा हूं और ये जितनी भी बातचीत मेरे और आपके बीच में हो रही है रिकॉर्ड हो रही है और इसे मैं अपने चैनल पर चलाने जा रहा हूं। ये इजाजत आपको जरूर मांगनी है, प्रोफेशनल एथिक्स है। इन प्रोफेशनल एथिक्स से बालातर होकर आप जर्नलिज्म नहीं कर सकते। आपको ये जरूर करना है, ये प्रोफेशनल एथिक्स है। और आपको हर वक्त ये समझना है कि सिस्टम आपको झेलेगा नहीं, सिस्टम आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। सच्चाई किसी के गले नहीं उतरती। आपके पास गलती करने के लिए, पहले एक जमाना था जब गलती करने के लिए आपके पास मौका होता था, लेकिन अब अगर आप गलती मामूली सी भी करेंगे तो वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अब बात पर वापस आते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की वो सारी बातचीत अगर आप सुनेंगे, उस सारी बातचीत को सुनने के बाद
आपको दो बातें समझ में आती हैं। एक तो आपको ये समझ में आती है कि अगर क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े संजीदा पॉलिटिशियन है, बहुत सीरियस पॉलिटिशियन है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो मजाक मजाक में जो कई बार कह जाते हैं वो बहुत बड़ा बयान होता है उनका। लेकिन जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी ये समझते हैं कि पूछ कौन रहा है और मुझे जवाब किसको देना है, मुझे लगता है कि उसी अंदाज में फिर वो आपको जवाब देना भी शुरू करते हैं। मैंने कई बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को टेलीफोन पर उनसे कभी कोई सवाल पूछा या कभी उनसे कोई बात की तो बड़ी हैरानगी होती है बड़ी बार कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूरा नाम आपका मालूम होता है। बिल्कुल वापस जवाब पर कहेंगे फलां साहब बात कर रहे हैं, आप बताइए क्या मसला है। और सोशल मीडिया के मूव में शायद ही कोई शख्स होगा जो फोन करे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनका फोन ना उठाएं या उनसे बातचीत ना करें। तो आप सहाफत में अगर नए हैं तो आपको कम से कम जो सहाफी जो जर्नलिस्ट इस फील्ड में एक लंबे वक्त से हैं उनके से मिलिए, उनके पास बैठिए, उनसे सीखिए और उसके बाद जर्नलिज्म कीजिए। किसी ने मना नहीं किया किसी को जर्नलिज्म करने से। कोई हम लोग इस फील्ड में जब आए थे तो ये सोचकर नहीं आए थे कि बस हम ही हैं और हमारे बाद अब कोई भी नहीं। मतलब मुझे तो स्ट्रेट लाइन में हर वक्त ये महसूस होता है कि जितने दाएं बाएं स्ट्रेट लाइन में मेरे साथ जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं वो जब मुझसे आगे चले जाते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। स्ट्रेट लाइन में हमारे साथ पल्लवी सरीन थी, वो आज श्वाजमान फेलो हैं, बहुत बड़ी फेलोशिप है सिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना में, आप पढ़ने जाते हैं। मेरे साथ प्रज्ञा सल्होत्रा थी, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं। उसके अलावा हमारे साथ और कई बच्चे थे जो अपनी अपनी फील्ड में जहां जहां भी हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट बन गए हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में बड़ा कमाल कर रहे हैं, कुछ बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ नए वेंचर्स में जा रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। और इनफैक्ट मुझे ये तो खुशी होती है कि मेरे साथ कोई चला और मुझसे 4 नहीं 10 कदम आगे निकल गया। वो एक अप्रोच हर इंसान का वही होना चाहिए। लेकिन सीखना जर्नलिज्म में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सीखें और आप इस बात को और एक और चीज जो मैंने जर्नलिस्टों के अंदर देखी वो ये कि ये फोटो खिंचवाने का शौक बड़ा अजीबोगरीब शौक है। डीजीपी दिलबाग सिंह के साथ किसी ने फोटो खिंचवाई है, वो व्हाट्सएप पे डीपी है। कोई किसी पॉलिटिशियन के साथ फोटो खिंचवा रहा है, वो फेसबुक के ऊपर फौरन अपलोड कर रहा है। भाई आप दुनिया के किसी, आप मान लीजिए आप जाके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके आ गए और आपने उनका इंटरव्यू किया, तो बड़ा खूबसूरत आप अपना फोटो चढ़ाइए ना। लेकिन आप किसी भी पॉलिटिशियन से मिलेंगे तो फौरन उसकी फोटो अपने फेसबुक के ऊपर कि जनाब आज मैं इस पॉलिटिशियन से मिलकर आ गया। ये जो तबीयत इंसान की है, ये फोटोग्राफ्स पोस्ट करना, ये ट्विटर के ऊपर स्टेटस डाल के कहना जी फलाने से मुलाकात करके आ गया, मैं चाय पीकर आ गया उसके साथ, इट डजंट रिफ्लेक्ट दैट, इट डजंट रिफ्लेक्ट एनीथिंग, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। मुझे 19 साल हो गए जर्नलिज्म में, बहुत पावरफुल और बहुत कमजोर तमाम तरह के लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन शौक कभी पैदा नहीं हुआ, ज़ौक कभी पैदा नहीं हुआ कि हर आदमी की फोटो अपने इंस्टाग्राम के जरिए, अपने ट्विटर के जरिए या अपने व्हाट्सएप के ऊपर डीपी डालकर या फेसबुक के ऊपर जो है चढ़ाकर दुनिया को बताऊं कि जनाब देखिए मैं तो फला आदमी से मिलकर आया। ये उन लोगों का काम है जिन लोगों के कुछ और काम होते हैं कि जनाब आपने, नेता अक्सर ये लोग ये किया करते हैं कि भाई आप गृह मंत्री से मिले, आपने फोटो उठवाया अपना, और वो फोटो जब पब्लिक में आता है उससे एक परसेप्शन क्रिएट होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, बाकी तमाम जगहों पर। उन्हें लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है भाई, ये तो केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर आया है। बट एक जर्नलिस्ट की ये तबीयत होना कि जनाब मेरा फोटो डीजी के साथ, वो भी आपने इंस्टाग्राम, हाँ आपके कोई जाती दोस्त है तो डालिए, कोई बात नहीं। कोई सब इंस्पेक्टर आपका जाती दोस्त है तो उसके साथ आपकी फोटो बड़ी खूबसूरत चमकाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई अफसर आपका जाती दोस्त है तो आप चमकाइए ना उसके साथ अपनी फोटो को। लेकिन अफसोस ये कि आपको एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, एक पॉलिटिशियन आपकी कदर तभी तक करता है जब तक आप जर्नलिस्ट हैं। जिस दिन आप पत्रकारिता से बाहर गए उसके अगले दिन वो मुंह भी नहीं लगाएगा आपको। एक पुलिस वाला आपकी इज्जत तभी तक करता है जब तक आप एक जर्नलिस्ट हैं। वो जाती दोस्त नहीं है आपका, वो कोई बचपन का संगी साथी नहीं है आपका कि आपने उसने इकट्ठे क्लास में पढ़ा है और अब जाकर जो है आप जर्नलिस्ट बन गए और वो क्या कहते हैं आईपीएस ऑफिसर हो गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
ही अंडरस्टैंड्स योर प्रोफेशन, यू अंडरस्टैंड हिज प्रोफेशन। वो आपके प्रोफेशन की इज्जत करता है और आपको अपने दफ्तर में आने देता है। वो आपकी इज्जत करता है एज ए जर्नलिस्ट, तो आपको अपने दफ्तर में आने देता है। कल आप प्रोफेशन छोड़ दीजिए और महीने के बाद फिर आप मुलाकात के लिए वक्त मांगिए, आप देखिए आपको वक्त मिलता है कि नहीं मिलता है। इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। जाती रिश्ते क्या होते हैं? पत्रकारों को लगता है कि ये हमारे जाती रिश्ते, जी मेरा फोटो आना चाहिए फलाने के साथ। किस शादी किस ब्याह में आपको बुलाया गया? किस प्राइवेट फंक्शन में ये नेता, ये पॉलिटिशियन, ये पुलिस वाले, ये ब्यूरोक्रेट, ये बाकी तमाम लोग आपको बुलाते हैं? अरे हालत तो आपकी ये है। मैं आपकी अपनी दोनों की बात करता हूं। मैं ये वाकया आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है। पिछले साल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कार्ड बांटने थे। तबीयतन मैं तो ना तो एट होम में, ना ही जो बाकी ऑफिशियल फंक्शंस होते हैं, मैं तबीयतन इन फंक्शंस में नहीं जाता था। पिछले साल तमाशा ये हुआ कि इंडिपेंडेंस डे का कार्ड जो जिसका फंक्शन होना है, वो कार्ड बांटना है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने। मैं एक एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूं और परसेप्शन भी लोगों के जहनों में ये है कि जनाब ये तो बड़े खास हैं। आप मानेंगे कि 2 क्लर्कों ने घुमा के रख दिया मुझे। एक कहता है जनाब ऊपर वालों ने कहा कि इसे कार्ड नहीं देना है, दूसरा कहता है जनाब नीचे वालों ने कहा कि इसको कार्ड नहीं देना है। और उसके बाद तुर्रा ये कि जो शख्स 19 साल से जर्नलिज्म के फील्ड में पत्रकार के तौर पर काम कर रहा है, उसी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आया हुआ एक नया आईएएस अफसर ये कहता है कि जनाब आपको सिफारिश पर एक्रेडिटेशन मिली थी। अब ये जो पत्रकारिता के फील्ड में जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं और जो थोड़ा बड़ा दिल रखते हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ा भी है, जिन्होंने मुझे सुना भी है, अगर उनको वो लोग भी ये सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए वो भी शर्मिंदा होंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। इन्हें क्या मालूम ही नहीं है कि 19 साल से फील्ड में कौन आदमी क्या काम कर रहा है, लगातार कौन काम कर रहा है, और क्या इस आदमी को सिफारिश की बिना पर एक्रेडिटेशन मिली होगी या नहीं मिली होगी, कब मिली होगी। ये मैंने आपके सामने मिसाल इसलिए कोट करी क्योंकि आप अगर खुद को बहुत बड़ा अफलातून समझते हैं तो अफलातून साहब एक बात अपनी गांठ बांध लीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। आप एक पत्रकार हैं, आप सवाल पूछने तक खुद को महदूद रखिए, अपने प्रोफेशन को अंडरस्टैंड करिए, और जहां तक हमारी हद है वहीं तक हमको जाने की जरूरत है। उससे आगे जब हम लोग निकल जाएंगे तो ये बात समझिएगा कि ये वो सिस्टम है जो सिस्टम किसी की कदर नहीं करता। इस सिस्टम में बड़े बड़े दिग्गज आए, बड़े बड़े कमाल के पत्रकार जम्मू कश्मीर में हुए, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई, लेकिन एक वक्त था वो सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद एक वक्त आया वो सिस्टम ने उनको वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां उनके लिए यह भी मुश्किल हो गया कि उन्हें किसी मीडिया हाउस में नौकरी मिलती। तो यह बेसिकली इस प्रोफेशन की सच्चाई है। और एक बात और समझिए, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर तामझाम चल रहा है, ये तामझाम भी थोड़ी देर के लिए है, इसको भी अंडरस्टैंड करिए। वैसे ही फेसबुक ने, यूट्यूब ने, बाकी तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन्होंने अपने जो कानून है और ज्यादा सख्त कर दिए हैं। अब इतनी जल्दी आपकी वीडियोस दौड़ती नहीं है जितनी पहले दौड़ा करती थी। तो इन चीजों को भी आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और खलीफा खुद को समझने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे मैंने आपको कहा कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के 2 क्लर्क, जबकि स्ट्रेट लाइन ना तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से एडवर्टीजमेंट लेता है, ना कभी एडवर्टीजमेंट के लिए कोई एप्लीकेशन हमने भरी उनके पास, ना कभी गए एडवर्टीजमेंट मांगने के लिए, और ना इंशाल्लाह कभी जाएंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो तब मूलियां उगाने के लिए अपने गांव वापस चले जाएंगे, कभी नहीं गए। लेकिन उसके बावजूद उनका एटीट्यूड और उनका टेम्परामेंट ये कि वो वहां बैठकर ये तय करते हैं कि जनाब फला फंक्शन में आप नहीं आएंगे, फला फंक्शन में आप नहीं आएंगे। वो जो एक्रेडिटेशन हमें सालों पहले मिली थी, जिसको हमें लगता था कि वाकई ये तो हमको हमारी काबिलियत की बिना पर मिली है, और मैं तो साफ तौर पर ये कहता हूं कि मुझे एक्रेडिटेशन जब भी मिली है इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे कोई जानता था उस वक्त, वो इसलिए मिली क्योंकि जितने भी लोग वहां एक्रेडिटेशन कमेटी में थे उन्हें लगा कि भाई ये लड़का इतने सालों से मेहनत कर रहा है, इसे एक्रेडिट किया जाना चाहिए, किया गया।
अगर ये हालत और अगर ये रवैया और ये एटीट्यूड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के 2 क्लर्कों का एक बाबू के कहने के ऊपर मेरे साथ है, और उसके बाद ये भी तो रहा कि जनाब फलां तो आपके रिश्तेदार थे, उन्होंने आपको एक्रेडिटेशन दे दी, जबकि उनको खबर ही नहीं थी कि एक्रेडिटेशन मुझे 2014 में मिली हुई है। तब तो मेरा कोई रिश्तेदार ब्यूरोक्रेसी में था ही नहीं, और जिस रिश्तेदार की बात कर रहे हैं उनके साथ भी कोई मेरी करीब के रिश्तेदारी नहीं है, कोई दूर पार से, वो भी कहीं जानते हैं, मैं भी कहीं जानता हूं, बस इतना है। कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल करीब की रिश्तेदारी है। और यूं मैं कहूं कि ठीक है, वो दूर पार से हमारे जानने वाले, इससे ज्यादा और कोई बड़ा मामला नहीं है। और जानने वाले होने के बावजूद भी कोई एहसान मेरे ऊपर तो किसी ने किया नहीं। जो एक्रेडिटेशन मुझे मिली हुई थी वो मिली हुई थी। तो इसलिए जब मैं ये वीडियोस और ये सब चीजें देखता हूं तो मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि हमको ये लगता है कि किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ अगर हमने फोटो खिंचवा ली तो हमारी नैया पार हो जाएगी। ये अंडरस्टैंड करिए कि बड़े नेताओं, बड़े अफसरों और बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाने से कोई आदमी, कोई पत्रकार बड़ा नहीं बनने वाला। बड़ा आपको आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत और आपका परिश्रम बनाएगा। उम्मीद और तवक्का अपनी फ्रेटर्निटी से यही कि आप जमीन पर रहें, धरातल पर रहें और एक सिंपल साधारण पत्रकार की तरह मेहनत करते रहें, खलीफा न बने, क्योंकि वक्त बहुत भयंकर चीज है। बड़े बड़े तूफान इस वक्त ने उठाकर कहां से कहां पटक दिए। बड़े बड़े तूफान, बहुत बड़े बड़े पत्रकार, बहुत बड़े बड़े नाम, वो नाम जो जिनके यहां मुख्यमंत्री खुद आकर लंच और डिनर पर बैठा करते थे, कहीं नहीं है। तो ये वक्त है, ये टाइम है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि एक तो क्रेडिबल पत्रकारिता करें, प्रोफेशनल पत्रकारिता करें। ये फोन कर रहा है कोई, रिकॉर्डिंग करना और ये तमाशे करना, ये है ही नहीं पत्रकारिता। पत्रकारिता ये है कि आप जो भी करें वो डंके की चोट पे करें, और जब भी करें प्रोफेशनल तरीके से करें, और इस बात को जहन में रखकर करें कि आप केवल एक पत्रकार हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं हैं। आप खुद को खलीफा समझने की, आप खुद को कोई बहुत बड़ा ताकतवर आदमी समझने की या कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी समझने की गलती कतई ना करें, क्योंकि सिस्टम, जैसे मैंने आपको कहा, ये सिस्टम बहुत ज्यादा, इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं कि सिस्टम बहुत ज्यादा बेरहम है। जब तक आप सर्कुलेशन में हैं तब तक आप पत्रकार हैं, और जो ही आप सर्कुलेशन से बाहर हो गए तो फिर आप बिल्कुल एक आम आदमी हैं जैसे बाकी लोग हैं। और आप ऑलरेडी जानते हैं, ना आपका इंश्योरेंस है, ना आपके पास कोई पॉलिसीज हैं, ना कोई गारंटी है, किसी किस्म की कोई गारंटी आपको जर्नलिज्म में नहीं है। एक छोटी सी तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह के अलावा आपके पास और कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखें। मेहरबानी ये करें कि जब आप किसी का भी इंटरव्यू करने के लिए जाएं, किसी से भी बातचीत करने के लिए जाएं, आप किसी से थोड़ा सा ब्रीफिंग लेकर जाया करें, ताकि जब आप सवाल पूछें और अगर अगला सवाल पूछते वक्त थोड़ा दाएं बाएं निकल जाता है तो आप अपने लहजे में, अपने अल्फाजों में उन्हें यह समझा दें कि जनाब मैं यहां आपसे सवाल पूछने आया हूं, आप जवाब दीजिए। ये दाएं बाएं घूमने की आपको जरूरत नहीं है।